हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित क्लासेस पे। चलिए हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सेट नंबर 6 तक तो कंप्लीट हो गया था। चलिए हम लोग 7वें नंबर सेट पे आ रहे हैं। सेट नंबर 7 का आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, आपके बोर्ड पे है। क्या कहा जा रहा है 7वां नंबर क्वेश्चन में कि 2 वर्ष का अवधि में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज यानी 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक संयोजित है। वार्षिक संयोजित का मतलब क्या? 1 साल। कहा गया कि समान दर पर समान अवधि में अर्जित साधारण ब्याज, यानी अवधि समान है, यानी अवधि पहले 2 साल है तो अभी भी अवधि कितना होना चाहिए? 2 साल होना चाहिए। एक तरफ चक्रवृद्धि ब्याज और एक तरफ क्या है? साधारण ब्याज का अनुपात 25:24 है। इसका मतलब ये कि 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट और अनुपात में सिंपल इंटरेस्ट दोनों का जो वैल्यू होगा वो अनुपात में 25:24। ये 25:24 कब हो रहा है? जब टाइम 2 साल दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन में क्या कहता है? उसी मूलधन का, मूलधन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मूलधन वही है और समान दर से, यानी रेट और मूलधन में कोई अंतर नहीं होगा। तो कहा गया कि 3 वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा? आपसे पूछा ये कि आपको बताना है कि अगर समय 3 साल होगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट और अनुपात में सिंपल इंटरेस्ट का अनुपात क्या हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग को पता है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फ़र्क है। सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल का ब्याज आपस में बराबर होगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रत्येक साल का ब्याज आपस में बराबर नहीं होगा। तो हम लोग ना जब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं तो आपने एक चीज़ देखते होइएगा कि ये इस टाइप का 2 साल का ना एक बॉक्स बनता है, और जब 3 साल कहा जाए तो आपने इस बॉक्स को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और आपने 3 साल में आप बॉक्स को इस टाइप से बना दीजिए, और ये बॉक्स भरना बड़ा आसान हो जाता है अगर बॉक्स कंप्लीट हो गया तो। क्वेश्चन में कहा कि 2 साल का कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट 24 है, इसका मतलब 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 12 रुपया होगा, यानी ये 12 ये 12। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब पूरे मिला करके ये 25 है, यानी 12 12 24, क्या बचा? 1 बचा। आप खुद बताइए अगर हम तीसरे साल पे जाएं तो ये 12 12 1 आएगा, यानी तीसरा लाइन आपको भरना पड़ेगा। आप थोड़ा सा सोचिए, ये वैल्यू 12 12 नहीं है, ये रेशियो 25 और 24 का है। तो जब रेशियो है तो हम इसको कोई भी संख्या से दोनों में मल्टीपल कर सकते हैं क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। तो क्या किया जा रहा है आपको पता होगा कि इस यहाँ से हम लोग नीचे उतरते हैं ना तो रेट का गुना चलता है, यानी रेट जो चलता होगा 12 से 1 गया, इसका मतलब 1/12 गया होगा। जब 1/12 गया तो ये यहाँ 1 आएगा, तो फिर 1/12 आएगा तो आपको कैलकुलेशन फ्रैक्शन में चला जाएगा। तो आप फ्रैक्शन में ना ले जा करके आप ना इस बॉक्स को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए ताकि कैलकुलेशन आपका आसान हो जाए। हम क्या करते हैं, इस बॉक्स को आप एक चीज़ देखिए, यहीं पर हम देख लेते हैं। क्या अगर हम 12 से इसमें भी गुना कर दें और 12 से इसमें भी गुना कर दें, क्वेश्चन बनाना बेहद आसान हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इस 12 को 12 ना लेकर के इस 12 को ना 144 ले रहे हैं। तो आप बताइए ये भी 144 होगा और ये 1 के जगह पर क्या होगा? 12 होगा। आप खुद बताइए कि अगर हम 144 144 और 12 लें तो क्या वैल्यू 300 आएगा? आ जाएगा। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हम ना क्या किए कि 300 ले लिए, और सिंपल इंटरेस्ट 144 144, इसका मतलब 288। आप ये बात बताइए, 12 को अगर इसमें भागा लगा दिया जाए, इसमें भागा लगा दिया जाए, यानी 12 से दोनों को अगर काट दिया जाए तो क्या 25:24 होगा? होगा। हम ना 25:24 को हम ना 300 और अनुपात में हम 288 ले सकते हैं। अगर ले लिए तो क्वेश्चन बनाना बेहद आसान हो गया। क्यों आसान हो गया? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट जो है प्रत्येक साल का बराबर होता है, और इस बॉक्स में पहले लाइन जो चल रहा है वो ना सिंपल इंटरेस्ट का है, यानी ये 144 तो ये भी 144 और ये भी क्या आएगा? 144 आ जाएगा। आप बताइए कि अगर ये भी 144 आ रहा है तो आपको सेकेंड नंबर बॉक्स जो भरा रहा है ये 12 रुपया ब्याज सिर्फ 144 का लिया, और ये बॉक्स जो लेगा ये 144 144 दोनों का लेगा। तो 144 का 12 रुपया ब्याज तो 288, यानी 144 का 12 फिर 144 का 12, तो 12 12 कितना? 24 हो जाएगा। और यहाँ पर जो आएगा वो सिर्फ इसका आएगा
और इसका आपको देना पड़ेगा 1/12। क्यों? क्योंकि ब्याज जो चल रहा था रेट वो 1/12 चल रहा है, 1/12 चल रहा है तो कितना देना पड़ेगा? 1। अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी दिख रहा है और सिंपल इंटरेस्ट भी दिख रहा है। अब यहाँ से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। ये 144 144 144, इसका मतलब 300 और 44 44 44 132, तो 3 और 1 432 आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट आएंगे तो 432 तो हो चुका है इस लाइन को जोड़ने पर, 24 और 12 36 और 1 37, 432 में अगर 37 को जोड़ दिया जाए तो 400 कितना हो जाएगा? 69 हो जाएगा। और यही आपसे पूछा जा रहा था और आपका आंसर ये चीज़ आ चुका है। फिर से आप समझिए, हम इस क्वेश्चन में ये 25 और 12 को हमने तोड़ करके हमने 300 और ले लिए हैं 288। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में फ्रैक्शन का वैल्यू नहीं आएगा इसलिए। अगर 2 साल का 288 रुपया मेरा साधारण ब्याज है तो 1 साल का ब्याज कितना आएगा? 144 144, लेकिन बैठाना कितना साल का है? 3 साल का है। अगर 288 आ चुका है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 300 है, तो आप 2 साल का देखिए 144 144 288, 12 रुपया बचा हुआ था, 12 रुपया दे दिए। रेट कैसे पता किए? तो 12 से 1 गया, मतलब रेट जो चल रहा है वो 1/12 चल रहा है, यानी 144 का 1/12 12। ये 24 कहाँ से आया? 144 का 12, 144 का 12, तो 12 12 मिलकर कितना? 24। और ये 1 कहाँ से आया? तो 12 का 1/12 1। और ये पूरे कैलकुलेशन को आप जोड़ दीजिएगा तो आपको वैल्यू आ जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आप इस चीज को भी देख रहे हैं। कहा गया कि ए और बी के आयु का अनुपात 4 साल पहले, अभी का नहीं कहा गया, प्रेजेंट का, 4 साल पहले का कहा गया, तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं 4 वर्ष पहले। 4 साल पहले का अनुपात ए और बी का कितना कितना दिया हुआ है, तो आपको दिख रहा होगा ए और बी का अनुपात 4 अनुपात कितना है? 5। कहता है अब से 8 वर्ष बाद आपने निकालना पड़ेगा किसको? 8 वर्ष के बाद को। आप 8 वर्ष के बाद निकालिएगा तो आपका वैल्यू जो आएगा वो 11 अनुपात क्या आएगा? 13 होगा। यानी ये 11 अनुपात कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब आप बताइए कि उनके वर्तमान आयु का योग कितना होगा? यानी अभी क्या क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, क्या रेशियो कहीं वर्तमान का दिया हुआ है? नहीं। तो आप कहीं से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऊपर के लाइन से या नीचे के लाइन से, जैसे सॉल्व करना है आप कर सकते हैं। आप एक चीज बताइए कि 4 साल पहले और 8 वर्ष बाद दोनों के बीच उम्र का अंतर जो है वो कितना हो जाएगा? तो हम लोग निकाल सकते हैं उम्र का अंतर कितना होगा। आप ये बात बताइए, 4 साल पहले और 8 वर्ष के बाद अगर हम लें तो मेरा उम्र का अंतर जो है ना वो 12 साल आ जाएगा। तो आप ना इस जगह पे 12 और इस जगह पे 12 लिख दीजिए। क्वेश्चन बनाना बेहद आसान हो जाता है। हम पिछले वीडियो में भी एक क्वेश्चन था इस टाइप का, हम आपको बताए थे कि अगर रेशियो आप बराबर नहीं कर पाते हैं तो आपने इस नियम का प्रयोग कर दीजिए, क्वेश्चन बेहद आसान बन जाएगा। क्या करना है, आप ऊपर पर पहले क्रॉस में गुना करेंगे, तो आप बताए 13 का 4 से गुना करेंगे 52, 11 को 5 से गुना करेंगे 55, 55 में से 52 चला जाएगा तो रेशियो क्या बचेगा? 3 बचेगा। अब नीचे आएंगे, अगर नीचे गुना करने की बात अगर लगा देते हैं और ये दोनों का जो अंतर होगा ये रेशियो 3 के अंतर के बराबर होता है। अब यहाँ गुना मत कीजिए, आप एक चीज देखिए कि दोनों जगह 12 12 से ही गुना करना है। 12 को एक बार 11 से, 12 को एक बार 13 से, ऊपर पर अंतर कितना? 2 का, तो आपने 12 को 2 से गुना कर दीजिए। आप 12 को 11 से गुना करेंगे और 13 को 12 से गुना करेंगे, तो 12 को 11 से गुना करने पर 132 और 13 को 12 से गुना करने पर 156। 156 में से 132 अगर चला जाए तो 24 बचेगा। तो उतना ना करके आप 11 और 13 का अंतर देखिए 2 और नीचे गुना होगा 12 से, तो 12 दूनी 24, यानी अनुपात 3 का वैल्यू 24 आ गया। तो आप बताइए 1 का वैल्यू कितना आएगा? 8 आएगा। जब 1 का वैल्यू 8 आया तो आप या तो क्वेश्चन नीचे से बना दीजिए या ऊपर से बना दीजिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया वर्तमान आयु का योग, तो आप ये बात बताइए कि 4 साल पहले 4 और 5 मिलकर के अनुपात क्या था? 9 था। आप 9 का मान जो बताएंगे, 1 का मान कितना निकालें? 8, तो 9 का मान कितना होगा? 72। ये 72 वर्ष जो है ये कब का है? ये 72 वर्ष 4 साल पहले का है। जब 4 साल पहले किसी आदमी का एज 72 है, इसमें 2 आदमी था, ए और कौन? बी। तो अभी जो होगा यानी वर्तमान जो आएंगे तो ए का भी 4 साल बढ़ेगा, बी का भी 4 साल बढ़ेगा। तो क्या हम लोग बता सकते हैं वर्तमान में एज कितना हो जाएगा? तो हम कह सकते हैं वर्तमान में जो एज होगा वो 72 और प्लस में 4 साल इसका, 4 साल इसका, यानी 8 साल बढ़ेगा। तो 72 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा? 80। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कर सकते हैं आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं तीसरे पे। क्या कहा गया है तीसरा नंबर क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति
एक व्यक्ति का वार्षिक आय 1.2 लाख रुपया की वृद्धि होती है, परंतु आय पर लगने वाला कर यानी टैक्स जो दे रहा है वो 12% से घटकर 10% हो जाता है। यानी पहले टैक्स 12% दे रहा था और अब टैक्स देगा कितना, 10%। कहा गया अभी भी वह उतना ही कर देता है जितना पहले देता था। क्यों? क्योंकि उसका जो कर का परसेंट है, टैक्स जो दे रहा था वो ना 10%, 12% से घटकर कहाँ चला गया, 10% चला गया। तो कहता है उसकी बढ़ी हुई आय क्या हो जाएगा। बड़ा आसान ये क्वेश्चन है बनाना। क्यों? आप 12% से कहाँ घटा दिए, 10% पर। पहले कितना था, 12%, अब कितना दे रहे हैं, 10%। इतना ही बात था। दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, तो दोनों का रेशियो 6 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आप ये बात बताइए, अगर ये 6:5 है तो आप पहले इस चीज को दूसरे तरीका से समझिए। मान लिया जाए पहले इसका इनकम x था, तो x का क्या परसेंट दे रहा था, 12%। उसके बाद अब कहा 1.2 लाख बढ़ गया, तो अब इसका इनकम x प्लस 1.2 लाख का क्या परसेंट देगा, 10% देगा। तो आप ये बात बताइए, अगर ये दोनों का वैल्यू अगर आपस में बराबर हो रहा है तो क्या हम इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? आप परसेंट से इसका परसेंट कैंसिल, आप x अनुपात x प्लस 1.2 लाख का वैल्यू जो होगा वो 10 अनुपात क्या करेंगे, 12। इसका मतलब 5 अनुपात कितना, 6। आप एक चीज देखिए कि रेशियो 5 से बढ़ाकर कहाँ चला गया, 6 पर। रुपया में कितना बढ़ा, 1.2 लाख। तो क्या हम लोग रेशियो 1 का वैल्यू 1.2 लाख लिखेंगे? लिखेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, बढ़ी हुई आय। पहले का पूछता तो 5 बताते, बढ़ल का पूछ रहा है तो कितना बताएंगे, 6 बताएंगे। तो आप बताइए इसका इनकम जो है, अब 6 का वैल्यू पूछा गया, तो 6 का वैल्यू 1.2 लाख का 6 गुना कितना, 7.2 लाख, और यही आपका आंसर हो जाएगा। हम लोग यहां पर सीधे कर सकते थे। क्या करेंगे सीधे कि अगर ये 12% था और 12% से घट करके अगर 10% चला गया, इसका मतलब रेशियो 6:5 था, और ये एक दूसरे का रिवर्स होगा, यानी 5 अनुपात क्या होगा, 6। अब जो है ये आपका कर 12 से 10 हो गया, लेकिन आपका इनकम जो है वो 5 से क्या हो जाएगा, 6 हो गया है। तो इनकम कितना बढ़ा, 1, और 1 का वैल्यू कितना, 1.2 लाख। तो अब बढ़ा हुआ आय पूछा गया, तो 6 का वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा, 7.2 लाख हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कहा गया है कि एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। यानी एक वस्तु को बेचना है जो एक निश्चित मूल्य पर बेचा गया है, यानी बेचा जा रहा है। यदि यह इस मूल्य पर 33.1/3 पर बेचा जाता, 33.1/3 का वैल्यू 1 क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो कहता है कि 33.1/3% की हानि हो जाएगा। यानी अगर 33.1/3 पर बेचा जाता तो उसको हानि होता कितना, 33.1/3। तो कहता है वास्तविक विक्रय मूल्य का 60% पर बेचा जाता तो लाभ परसेंट क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये भी क्वेश्चन बड़ा आसान है। कल भी हम आपको बताए हैं फ्रैक्शन के बारे में कि अगर क्वेश्चन में फ्रैक्शन दिख रहा हो तो आप ना ऐसा वैल्यू मानिए ताकि क्वेश्चन फ्रैक्शन में आए ही नहीं। अगर 1/3 आ गया तो हम लोग क्या करेंगे कि जो वस्तु का निश्चित मूल्य था उसको ना अपना 300 मान लीजिए या 900 मान लीजिए। क्वेश्चन बनाना बड़ा आसान हो जाता है। तो क्या हम लोग निश्चित मूल्य जो था उस वस्तु का, क्या इस मूल्य को हम ना 900 मान लें? आप ये बात बताइए, कहता है उस मूल्य का 33.1/3 पर बेचा जाता है। तो आप ये बात बताइए कि अब जो बेचा जाएगा 33.1/3 का वैल्यू 1/3, तो 1/3 पर बेचा जाएगा, 1/3 पर बेचा जाएगा, इसका मतलब कितना पर बेचा जाएगा, 300 पर बेचा जाएगा। फिर समझिए 33.1/2 का हानि हुआ, 33.1/2 का मतलब क्या, 1/3। 1/3 जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अगर 10% का हानि हो गया तो आप बताइए कि 10% का हानि अगर ले रहा है तो बेच रहा है कितना पर, 90% पर बेच रहा है। अगर 10% का प्रॉफिट ले लिया, इसका मतलब बेच कितना पर रहा है, 110% पर बेच रहा है। आप ये बात यहां से बता दीजिए कि 1/3 का अगर हानि हो गया तो बेचेगा कितना, 2/3 पर बेच देगा। तो क्या ये 300 रुपया जो है वो बेच रहा था, तो ये बेच जो रहा है ये किसके बराबर होगा, तो 2/3 के बराबर होगा। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य हम बता सकते हैं ना, उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी फ्रैक्शन में क्रय मूल्य 1, परसेंटेज में कितना, 100 होता है। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य 2 से कटेगा कितना बार में, 150 बार में, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 450 आ जाएगा।
यानी 450 में वो वस्तु खरीद रहा है। आगे क्या कह रहा है सो देखते हैं। कहता है कि वास्तविक विक्रय मूल्य का 60% पर अगर बेचता, यानी पहले जो बेच रहा था उसका 60% पर बेच देता, तो पहले का आप दाम कितना लिए हुए हैं 900। अगर वो 900 का 60% पर बेचता तो 900 का अगर 60% हम निकाल दें तो 900 का 60% कितना होगा, 9 गुने 6 यानी 54,500 कितना 40। तब कहता है लाभ परसेंट क्या होगा, आराम से बता देंगे। आपने क्रय मूल्य निकाल चुके हैं, क्रय मूल्य कितना 450, ये आपका क्रय मूल्य था। आप कह रहा है कि नहीं हम बेचेंगे कितना में 540 में, 950 रुपया में खरीद करके बेचेगा 540 में। प्रॉफिट परसेंट पूछा जा रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा आप बताइए। 450 के जगह पर बेच रहा है 500 कितना में 40 में, 540 में जैसे ही बेचेगा तो आप ये बात बता सकते हैं कि मेरा लाभ जो होगा वो कितना रुपया हो जाएगा, लाभ 90 रुपया हो जाएगा। लाभ 90 रुपया होगा और ये 90 रुपया किस पर लाभ लेगा, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना 450 और गुना कितना 100, काट दें ये वैल्यू 5 और ये कटेगा 20 बार में और आंसर आपका कितना परसेंट आएगा 20% आ जाएगा। चलिए 4 नंबर भी हो गया, बढ़ते हैं 5वें नंबर पे। 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग 25 के बराबर है, यानी दो संख्याओं का योग 25 के बराबर है, उनका अंतर 20 है, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, आप इसको अगर जल्दी बनाना चाहते हैं तो चलिए पहले हम जल्दी ही बना लेते हैं। दो संख्याओं का योग 25 और उनका अंतर 20 और दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा ये आपसे पूछा, तो आप ये बताइए। दो संख्या a प्लस बी और दो संख्या का अंतर a माइनस बी, दोनों संख्याओं का योगफल 25 और दोनों संख्याओं का अंतर 20। क्या इस क्वेश्चन में हम लोग ये 5 और 4 लिख सकते हैं। आप एक बात थोड़ा सा सोचिए, अगर अलजेब्रा में हम होते तो ये a प्लस बी और a माइनस बी कंपोनेंडो डिविडेंडो लग जाएगा, एक लाइन में आंसर निकल जाएगा। अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देते हैं हम यहाँ पे, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो क्या ये वैल्यू a बटा बी होगा, ये वैल्यू a बटा बी होगा। और आपको पता है कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या है, अगर ये a बटा बी है तो इसको हम लोग a प्लस बी और a माइनस बी लिखते हैं। तो अगर बराबर के इधर ये काम हो रहा है तो बराबर को उधर भी करना पड़ेगा। आप इसको अगर a बटा बी लिखें तो इसको क्या लिखेंगे 5 और 4 9 और 5 में से 4 गया तो 1। और आपसे शायद ने यही बात पूछ दिया कि संख्या का अनुपात क्या होगा, तो आप ये बात बताइए क्या आपको आंसर आ गया है। a अनुपात b का वैल्यू क्या 9 अनुपात 1 और यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपसे पूछ रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। आप 6 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 11 मिनट 45 सेकेंड 11 मिनट 45 सेकेंड के समय अंतराल पर एक ही स्थान से दो बंदूकों, यानी स्थान एक ही है जहां से बंदूक चलाया जा रहा है, से बुलेट फायर की जाती है, यानी बंदूक से बुलेट फायर किया जाएगा। कह रहा है कि विपरीत दिशा से आती हुई रेलगाड़ी, यानी विपरीत दिशा से रेलगाड़ी आ रहा है। कहता है एक यात्री पहली बुलेट की ध्वनि की 11 मिनट के बाद दूसरे बुलेट की ध्वनि को सुन रहा है। आप एक बात बताइए, जहां से हम बुलेट को छोड़ रहे हैं क्या ये स्थान में कोई परिवर्तन हो रहा है, तो नहीं हो रहा है। परिवर्तन कौन कर रहा है, तो रेलगाड़ी। क्यों, क्योंकि रेलगाड़ी चल रही है। अब विपरीत दिशा से आ रही है, मतलब बुलेट को इधर से छोड़ रहे हैं और रेलगाड़ी इस दिशा से आ रही है, एक दिशा में तो दोनों है नहीं। क्वेश्चन को आप अगर समझ जाइएगा तो क्वेश्चन एक लाइन में बन जाएगा ये। और ये बुलेट वाला क्वेश्चन बहुत आपको पूछा जाता है। आप ये बात बताइए कि बुलेट इधर से निकला और रेलगाड़ी इधर से आ रही है, फिर क्वेश्चन को हम आगे समझते हैं। पहला नंबर बात ये था कि ये जो बुलेट छोड़ा जा रहा है वो 11 मिनट 45 सेकेंड के अंतराल पर छोड़ा जा रहा है। बहुत अच्छा बात है, यानी पहला बुलेट सुन लेता है आदमी। अगर आदमी इस जगह पर अभी है और पहला बुलेट सुन लिया,
उसके बाद क्या कहा गया, पहला बुलेट जिस समय छोड़ा गया था यहां से, तो 11 मिनट 45 सेकेंड के अंतराल पर दूसरा बुलेट छोड़ा। दूसरा बुलेट छोड़ा तो ये बुलेट इधर चलना शुरू किया और रेलगाड़ी इधर से इधर चलना शुरू किया, क्योंकि रेलगाड़ी पर ना एक आदमी बैठा हुआ है। अब आगे देखिए, कहता है 11 मिनट के बाद दूसरा बुलेट की ध्वनि सुनाई दिया। इसका मतलब ये कि अब आदमी को ध्वनि तो यहां नहीं सुनाई देगा, क्योंकि रेलगाड़ी तो आगे चल रही है। 11 मिनट सुनाई दिया, बाद में हम यहां से यहां तक का पहले हम दूरी ले लेते हैं। ये पहला बार था कि यहां से यहां तक 11 मिनट 45 सेकंड में सुनाई दिया, दूसरा बार 11 मिनट में सुनाई दिया। यानी बुलेट यहां से यहां चलना शुरू किया और बुलेट यहां तक आया और रेलगाड़ी इधर से चलना शुरू हुआ, जो आदमी बैठा हुआ था रेलगाड़ी पर ये यहां आया। बुलेट भी 11 मिनट चला यहां से यहां तक और ट्रेन भी 11 मिनट यहां से यहां तक आने में लगाया। सही बात। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ध्वनि सुनता है, ध्वनि की गति 330 मीटर प्रति सेकंड है, तो रेलगाड़ी की गति बताइए, और रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा। एक चीज बताइए कि अगर रेलगाड़ी यहां होती तो इस बुलेट को यहां से यहां तक जाने में क्या सेकंड, 45 सेकंड। इसका मतलब ये कि ये दूरी को बुलेट तय करेगा क्या सेकंड में, 45 सेकंड में, इतना दूरी। लेकिन उसी दूरी को रेलगाड़ी 11 मिनट में तय करती है। और रेलगाड़ी का आपसे क्या पूछ दिया, स्पीड पूछ दिया। यानी बुलेट, अगर बुलेट यहीं पर मिलता, रेलगाड़ी अगर नहीं चलती, तो इस दूरी को तय करने में बुलेट को मात्र 45 सेकंड लगता, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 11 मिनट 45 सेकंड पर छोड़ा है वो। लेकिन रेलगाड़ी इधर आ रही है तो ये बुलेट 11 मिनट में ही सुन लिया वो आदमी, तो यहां से यहां तक आया बुलेट 11 मिनट में, और रेलगाड़ी भी यहां से यहां तक आ गया था 11 मिनट में। इसका मतलब कि यहां से यहां तक जाता बुलेट तो 45 सेकंड लगाता, और आदमी यहां से यहां आया क्या मिनट में, 11 मिनट में। तो अब आपसे पूछा गया रेलगाड़ी की गति, हम आसानी से बता सकते हैं कि ये बुलेट यहां से यहां गया होगा 45 सेकंड में, और बुलेट का स्पीड 330 है, तो दूरी कितना जाएगा बुलेट, तो 330 और गुने में कितना, 45, क्योंकि 45 सेकंड में चला जाएगा। इतना ही दूरी को ये रेलगाड़ी कितना समय लगा रहा है, 11 मिनट। ये पूरे वैल्यू सेकंड में था, आप उसको भी सेकंड में पहले लाइए। क्या इस 11 मिनट को 11 गुने 60 सेकंड लिख सकते हैं, और गुना में हम ना इसका ना स्पीड निकाल देते हैं। अभी स्पीड मीटर प्रति सेकंड में निकलेगा, बाद में हम चेंज कर लेंगे। तो क्या यहां से 15 तिया 45 और 15 चौका 60, और ये 11 तिया 33 और एक जीरो आ जाएगा। अभी भी कुछ कटने वाला है, कटेगा। ये कटेगा कितना, 2, और ये कटेगा 15। क्या हम लोग ऐसा बात यहां लिख सकते हैं कि स्पीड बराबर जो आएगा वो 15 तिया 45, और इस 2 को अगर बराबर उधर भेज दिया जाए तो बट्टा में 2। लेकिन ये स्पीड जो आएगा वो मीटर प्रति सेकंड आएगा। इस मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर में आप चेंज कर दें, तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना करना पड़ता है। आप 18/5 से गुना कर दीजिए। ये 5 से कटेगा 9 × 5 = 45, और ये 2 से कटेगा 9, और आंसर 9 × 9 यानी कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है 7वां नंबर। आप 7वां नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्या कहा गया है। एक व्यक्ति 450 किलोमीटर की दूरी कुछ भाग ट्रेन से और शेष किससे तय कर रहा है। शेष जो तय किया गया है वो कार द्वारा तय करता है। यानी पहले कुछ दूरी को वो ट्रेन से गया और शेष दूरी को कार से तय करेगा, लेकिन टोटल दूरी कितना तय करेगा, 450। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया कि यदि वह ट्रेन से 100 किलोमीटर और शेष दूरी को कार द्वारा तय करता तो कुल यात्रा क्या घंटा लगता, 8 घंटा लगता। चलिए इस क्वेश्चन में जो जो कह रहा है ना वो चीज पहले आप लिख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया ट्रेन, और क्या कहा गया, कार कहा गया। और कहा क्या कि ट्रेन द्वारा 100 किलोमीटर, ट्रेन द्वारा 100 किलोमीटर। आप बताइए कि टोटल दूरी कितना जाना था, 450। 100 किलोमीटर ट्रेन से चले जाएंगे तो कार से कितना जाएंगे, 350। लेकिन अगर 100 ट्रेन से गए, कार से 350 गए, तो आप बताइए कि आपको जो टाइम लगने वाला है वो टाइम कितना लगने वाला है। तो आपके क्वेश्चन में कहा कि टाइम क्या घंटा लगाएंगे, 8 घंटा लगा देंगे। चलिए सही बात है, टाइम लगा दिए हम 8 घंटा। आगे फिर क्वेश्चन में क्या कहा गया
कि यदि वह 170 किलोमीटर ट्रेन है और शेष दूरी किससे चलता, कार से चलता। अगर 170 मीटर ट्रेन से, अगर 170 मीटर वो ट्रेन से चला गया तो कार से छोड़ा कितना, तो 450 में से 170 को घटा दीजिए तो आपका वैल्यू जो आएगा वो आएगा 280 किलोमीटर। यानी 170 अगर ट्रेन से चला गया तो वो कार से जाएगा कितना, 280 किलोमीटर जाएगा। आगे क्वेश्चन में क्या कहा कि 12 मिनट अधिक लगते हैं, इसका मतलब अब जो टाइम लगेगा वो 8 घंटा और 12 मिनट का टाइम लगेगा। क्वेश्चन को आप ना अभी देखे हैं, हम आपको सिर्फ क्वेश्चन लिखे हैं और कुछ नहीं किए, और इस क्वेश्चन को देखने के बाद आंसर आप यहीं पर बता सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा अब क्या है, कहता है कि ट्रेन, क्वेश्चन में कहा कि ट्रेन की चाल आपने ज्ञात कीजिए। आप क्वेश्चन को यहीं से सॉल्व कर सकते हैं। आप हमको इतना बात बता दीजिए, हमसे क्वेश्चन में ट्रेन के बारे में पूछा गया, हम पहले के अपेक्षा ट्रेन को कितना ज़्यादा चलवा दिए, 70 किलोमीटर। अगर ट्रेन 70 किलोमीटर ज़्यादा चला तो एक्स्ट्रा टाइम कितना लिया, 12 मिनट। आप क्या कीजिए क्वेश्चन को कि 350 जो कार चल रहा है ना, उस कार को जगह पर ट्रेनें को चलवा दीजिए। अगर हम 70 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रेन को चलाए हैं तो हमको टाइम कितना दिया, 12 मिनट एक्स्ट्रा, और कार जो चला था 350, अगर 350 का 350 हम ट्रेन से चलवा देते तो एक्स्ट्रा टाइम कितना लगता वो आप बता सकते हैं। 70 किलोमीटर चलने पर टाइम कितना लगा रहा है एक्स्ट्रा, 12 मिनट। अब ये कितना एक्स्ट्रा चलाना है इसको, 350। हम कह सकते हैं यहां से कि अगर हम ट्रेन को 70 किलोमीटर ज़्यादा चला दिए तो टाइम कितना दिए, 12 मिनट एक्स्ट्रा दिए हैं। अगर 350 किलोमीटर हम एक्स्ट्रा चलवा देते तो आप ये बात बताइए कि 5 गुना यानी क्या मिनट, 60 मिनट देते। आप बताइए 350 अगर एक्स्ट्रा चलवा देते तो सारा का सारा दूरी ट्रेन खुद चल जाता, और सारा का सारा दूरी खुद चलता तो 60 मिनट एक्स्ट्रा लेता। 60 मिनट एक्स्ट्रा लेता तो 8 घंटा पहले से ले रहा था, कितना लेता, 9 घंटा। तो क्या हम लोग ट्रेन का स्पीड नहीं निकाल देंगे, तो हम लोग ट्रेन का स्पीड जो है वो निकल जाएगा। ट्रेन का स्पीड क्या आएगा, ट्रेन का जो स्पीड आएगा वो 450 और बट्टे में कितना, 9 घंटा, यानी आंसर कितना आएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 9 कहाँ से आया, तो 8 घंटा टाइम ले रहा था, 60 मिनट एक्स्ट्रा लिया यानी 9 घंटा। 60 मिनट एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया, फिर से आप इस लाइन को समझिए। पहली लाइन में कहा गया ट्रेन 100 किलोमीटर तो कार कितना, 350। ट्रेन 170 तो कार कितना, 280। इसके तुलना में कहा गया कि 12 मिनट का ज़्यादा समय लिया। क्यों लिया, क्योंकि ट्रेन जो है ना वो 70 किलोमीटर ज़्यादा चलवा दिए थे। तो हम क्या किए कि कार 350 चल रहा था, सबको ट्रेनें चलवा देते। जब 70 ज़्यादा चला तो 12 मिनट लिया, 350 ज़्यादा चलवा देते तो 60 मिनट लगता। यानी अगर 450 किलोमीटर ट्रेन चलता तो 8 घंटा की जगह पर 1 घंटा ज़्यादा लगता, यानी घंटा कितना लगता, 9 घंटा। तो स्पीड निकालने के लिए 450/9 यानी आंसर क्या हो जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन 8वां नंबर आप देख रहे हैं, और हमको ऐसा लग रहा है कि 8वां नंबर क्वेश्चन जो है वो सेम क्वेश्चन नंबर 7 के तरह है। अगर वहाँ दिक्कत हो तो आप ना यहाँ फिर से देखिए, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर, इसमें क्या कहा गया कि रवि 300 किलोमीटर की यात्रा, यानी पहले था 450, अब कितना दूरी है, 300 किलोमीटर की यात्रा रेल और किससे करेगा, कार से। यानी रेल से करेगा और किससे करेगा, कार से करेगा। यानी आप ना इसको रेल के जगह पर ना ट्रेन दे दीजिए। आगे क्या कहता है, यात्रा में 4 घंटे का समय लगता है। 4 घंटे का समय लगता है कब, जब 60 किलोमीटर रेल से जाएगा और शेष कार से। यानी ट्रेन से 60 और 300 में बचा कितना, 240, वो किससे जाएगा, कार से। तो आप बताइए इसका टाइम कितना लगा रहा है, तो हम कह सकते हैं टाइम जो लगाएगा वो 4 घंटा लगाएगा। यानी टाइम कितना लगाया, 4 घंटा। फिर आगे क्वेश्चन देखिए, कहता है उसी यात्रा में 10 मिनट अधिक लगेगा जब 100 किलोमीटर रेल से जाएगा। 100 किलोमीटर रेल से जाएगा तो आप ये बात बताइए कि अगर हम 100 किलोमीटर को रेल से चलवा दें तो दूरी था 300, तो बचा कितना, 200। तो अब ना 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, यानी 4 घंटा तो पहले लगवे करता था और 10 मिनट और ज़्यादा लगा देगा। तो आप ये बात बताइए कि पहले के अपेक्षा ट्रेन कितना चला, 40 ज़्यादा चला तो टाइम कितना, 10 मिनट ज़्यादा लिया। हमको ज़्यादा कितना चलवाना था,
240, यानी जितना कार चला ना सबको चलवा दीजिए ट्रेन के साथ। यानी 40 किलोमीटर अगर ज़्यादा चल रहा है तो आप बताइए कि 40 किलोमीटर ज़्यादा चल रहा है, इसका मतलब 10 मिनट एक्स्ट्रा लिया। तो आप बताइए कि 240 अगर चला देते हैं ज़्यादा तो 6 गुना, 6 गुना का मतलब कितना हो गया? इसका मतलब 6 गुना का मतलब कितना? आप लिख सकते हैं कितना मिनट? 60 मिनट। अब यहां से इस क्वेश्चन को आप देखिए कि पहले आपका 4 घंटा का समय लेता था, अब 60 मिनट का एक्स्ट्रा समय लेगा, यानी 5 घंटा का समय लेगा। कब? जब सारा का सारा दूरी कौन तय करेगा? ट्रेन। और ट्रेन सारा दूरी कितना तय करेगा? 300। तो क्या हम लोग यहाँ से स्पीड इसका निकाल दें? अब इसका हम स्पीड निकालते हैं तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा? 300 बट्टे में समय 4 घंटा और 60 मिनट एक्स्ट्रा, तो 5 घंटा। आप 5 से भाग लगा दीजिए, आंसर जो आएगा वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। और यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी रेलगाड़ी की गति हो जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि किसी नदी में नदी के एक ही किनारे पर दो बिंदु P और R के बीच मध्य बिंदु Q है। कोई नाव P से Q तक जाकर और वापस 12 घंटा में आ सकता है और P से R तक 16 घंटा 40 मिनट में जा सकता है। तो बताइए R से P तक आने में कितना समय लगेगा? आप ना पहले इसका डायग्राम देखिए। क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है? इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि नदी के एक ही किनारे पर दो बिंदु P और R है, यानी एक P है और एक क्या है? R है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कहा गया कि मध्य बिंदु Q है, मध्य बिंदु का मतलब बीच में Q है। कहता है P से Q जा करके, P से कहाँ गया? Q गया। P से Q जा करके और वापस 12 घंटा में आ सकता है। एक चीज आप बताइए, P से क्या गए? P से हम Q गए और Q से हम P आए, तो जाने और आने में हमको मिला करके क्या घंटा लगा? तो जाने और आने मिला करके 12 घंटा लगा। लेकिन 12 घंटा कहाँ से कहाँ तक लगा? P से Q गए और Q से कहाँ आए? P आए। आगे क्वेश्चन में कहा कि P से R तक 16 घंटा 40 मिनट में जाते हैं। P से R अगर हम जाना शुरू करें यहाँ से यहाँ तक, अगर सिर्फ हम जाएं तो आप बताइए कि आपको 16 घंटा और 40 मिनट का समय लगेगा। तो कहता है बताइए R से P तक आने में कितना समय लगेगा। आपसे अब ये बात पूछा ये कि आपको अगर R से चलना शुरू करें और R से चलना शुरू करते हैं और ये P तक आते हैं तो कितना समय लगेगा, ये बात पूछा जा रहा है। आप इसको ना बिना बनाए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व होगा इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। P से R के बीच में कौन होगा? Q होगा। और P से Q के बारे में रिलेशन दे दिया था। क्या दिया कि P से Q आएंगे और जाएंगे तो क्या घंटा? 12 घंटा। इसका मतलब P से Q आए, आधा दूरी आए R की अपेक्षा और आधा दूरी गए तो 12 घंटा। अगर हम यही बात कहते कि हम P से Q ना आकर के P से R तक आएंगे और R से P तक जाएंगे तो इस समय का दुगुना समय लगेगा। क्यों? क्योंकि जितना जा रहा था उसके दुगुना जाएगा भी और जितना आ रहा है उसके दुगुना आएगा भी। तो आप खुद बताइए कि P से R तक गए और R से Q तक गए, इसका मतलब 12 का दुगुना 24 घंटा लेगा। क्या हम ऐसा बात लिख सकते हैं कि P से R तक गया और R से P तक आया तो समय लेगा 24 घंटा? ले लिया। और आपके क्वेश्चन में कह दिया कि P से R तक के आने में 16 घंटा 40 मिनट, तो P से R तक आने के लिए आपको 16 घंटा 40 मिनट का समय लगेगा। और आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि R से P तक आएंगे, तो अपना R से P तक निकाल दीजिए। R से P तक निकालने के लिए 24 घंटा में 16 घंटा 40 मिनट घट जाएगा तो 7 घंटा 20 मिनट बच जाएगा। आप घटा लीजिएगा, 7 घंटा और क्या बचेगा? 20 मिनट। और यही इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। और 7 घंटा 20 मिनट को
आप ना 7.1/3 घंटा कह सकते हैं, यानी 20 मिनट 1 घंटा का 1/3 भाग होता है। ये कहाँ से आ रहा है, तो आप हम क्या किए हैं कि 24 घंटा में से हम ना घटा दिए हैं 16 घंटा और 40 मिनट को। ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं था, आप इसको वैसे ही यहाँ पर सॉल्व कर सकते थे कि P से Q आया और Q से हम P गए तो 12 घंटा लगा, इसका दुगुना जाएंगे दुगुना आएंगे 24 घंटा लगेगा। 24 घंटा में एक साइड 16 घंटा 40 मिनट, तो अगला साइड 24 घंटा में घटा दीजिए 7 घंटा 20 मिनट आ जाएगा, और 7 घंटा 20 मिनट को हम लोग 7.1/3 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन 10 नंबर नहीं लिखा हुआ है, आज रहने देते हैं क्वेश्चन नंबर 9 तक ही। फिर हम लोग मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।